नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर बिलासपुर में तनावपूर्ण माहौल। आधी रात से लाइन में लगे श्रद्धालुओं का भड़क उठा गुस्सा। राज्य में पीएनबी की केवल 3 शाखाएं पंजीयन के लिए अधिकृत। केंद्र सरकार ने महिलाओं की भागीदारी के लिए लाया कानून। अब 33% महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। महिला नेत्रियों ने बताया ऐतिहासिक फैसला। बिलासपुर में निकाली स्कूटी रैली। बिलासपुर में फूड स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने दिखाया तेवर। निगम की कार्रवाई से परेशान संचालिकाओं की गुहार। दुकान संचालन के लिए स्थायी स्थान देने की मांग। और घर में सेंधमारी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार। मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर की भी मिली भगत उजागर। सलाखों के पीछे भेजे गए दोनों शातिर अपराधी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई है। जुलाई महीने से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल प्रदेश से पहले जत्थे में करीब 1000 श्रद्धालुओं के जाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहे इस रजिस्ट्रेशन के चलते भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं को ही रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत किया गया है। रायपुर में 2 और बिलासपुर के सदर बाजार स्थित 1 शाखा। बिलासपुर में हालात कुछ ऐसे हैं कि आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु रात 12 बजे से ही बैंक के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। तेज गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए सिर्फ एक केंद्र बनाना बेहद अव्यवस्थित है। श्रद्धालुओं की मांग है कि रजिस्ट्रेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और बेहतर व्यवस्थाएं की जाए ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोग बिलासपुर में अभी सदर बाजार में उपस्थित है। यहाँ अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आज से शुरू हुआ है, इसका प्रोसेस चालू हुआ है। इसके लिए रात 12 बजे से लगभग लोग लाइन लगाए हुए हैं। कुछ लोग लिस्ट के माध्यम से अपना नाम लिखे हैं। साथ ही साथ मौखिक अभी लगभग 150 लोग अंदर हैं। दरवाजा बंद कर दिया गया, भगदड़ की वजह से उनका दरवाजा भी टूट चुका है। इस कदर है, लोग अभी बाहर भी लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस व्यवस्था भी लगी है अभी तक, लेकिन 10:30 बजे से बैंक का काम शुरू हो गया है। एक भी लोगों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। बार बार सभी दर्शनार्थियों के हाथ से फॉर्म लिया जा रहा है, बाहर ले जाके दिया जा रहा है, फिर लिया जा रहा है। पूरी तरीके से बैंक की व्यवस्था चरमरा चुकी है। अभी हम पंजाब नेशनल बैंक के सदर बाजार ब्रांच में उपस्थित है श्री अमरनाथ यात्रा को लेके रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, अभी तक ना कि मतलब कुछ नहीं हुआ है। कोई अथॉरिटी हमें कुछ है नहीं। इतना भीड़ है, अंदर पूरा 150 लोगों से पूरा भरा हुआ है। बाहर भी उसी लाइन लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब जो होना चाहिए मतलब वो कर नहीं है। मतलब प्रोसेस जो है एकदम जीरो है। अभी से टाइमिंग है, बैंक टाइमिंग ऑनलाइन वहाँ से जो फ्री साइन बोर्ड तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है। यहाँ ऑफलाइन होना है, यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। किसी एक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी 2-2.5 घंटा होने वाला है, किसी एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिलासपुर रेल मंडल में पदोन्नति के बाद हुए स्थानांतरण को लेकर रेलवे कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि हाल ही में 217 कर्मचारियों का एएलपी से एलपीजी पद पर प्रमोशन किया गया है, लेकिन उनके पोस्टिंग ऑर्डर में वर्ष 2014 की उस ट्रांसफर पॉलिसी का खुला उल्लंघन किया गया है जो प्रशासन और यूनियन के बीच आपसी सहमति से बनी थी। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सीनियर डीपीओ ने इस स्थापित नीति को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, जिससे सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से चर्चा करने अंदर गया है, लेकिन उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के माध्यम से उनकी मांगों का सार्थक समाधान नहीं निकला और पुरानी नीति के अनुसार संशोधन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी उग्र और व्यापक रूप दिया जाएगा। स्टाफ के लिए पोस्टिंग के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए जो पॉलिसी निकला हुआ है वह 2014 की पॉलिसी है।
उस पॉलिसी में यह है कि जो पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा उसमें सीनियर और जूनियर को ख्याल रखा जाएगा, और यानी उसमें ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा। ऑप्शन फॉर्म के हिसाब से जो सीनियर को प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद उसके नीचे जूनियर की प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन हमारे लगभग 10 दिन पहले एक पोस्टिंग ऑर्डर निकला है हमारे सीनियर डी महोदय के द्वारा, तो उसमें इस पोस्टिंग ऑर्डर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। मतलब उनको कहना है कि हम इस पोस्टिंग ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हम इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे, 2014 का जो पॉलिसी है वो नहीं मानेंगे, हम नया पॉलिसी बनाएंगे। तो हम लोग बोले कि जब पॉलिसी जब नया बनाएंगे उसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर निकालिए। पॉलिसी जो चल रहा है उस पॉलिसी के अनुसार पोस्टिंग ऑर्डर निकालिए। अगर नहीं निकाले हैं तो आप इसको रद्द करिए। अगर आपको नई पॉलिसी के हिसाब से पहले पॉलिसी बना लीजिए, उसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर निकालिएगा। लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम लोग अभी डीआरएम सर के पास आए, सीनियर डी साहब के साथ हम बहुत इशू है। रनिंग स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, चैम्बर में बुलाकर इनको हैरेस करने का काम किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के नाम पर हैरेस करने का काम किया जाता है। इससे हम रनिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और हम रनिंग स्टाफ पूरे डिवीजन का रनिंग स्टाफ गुस्सा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर के अपने डीआरएम साहब के साथ सामने अपना जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 217 लोगों का जो है एक नए एनपीसी का जो एनपीसी से एनपीसी प्रमोशन जो होगा उनका पोस्टिंग ऑर्डर निकाला है। वो पोस्टिंग ऑर्डर में जो है 2014 की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो प्रशासन और यूनियन के बीच में बनी हुई पॉलिसी है, जो अभी तक मान्य थी, उसका पूरा उल्लंघन किया गया है। सीनियर डी सर का जो कहना है कि हम उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को नहीं मानेंगे। बिलासपुर में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग और एसएसपी रजनेश सिंह की अध्यक्षता में जिले के पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न केवल साइबर थाने के कामकाज की समीक्षा की गई, बल्कि आईटीएमएस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी संचालन का भी अवलोकन किया गया। आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि साइबर फ्रॉड की शिकायतों पर बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। बैठक के दौरान बिलासपुर पुलिस ने शहर में तेजी से बढ़ रहे साइबर धोखाधड़ी के नए पैटर्न पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अधिकारियों ने विश्लेषण करते हुए बताया कि आजकल साइबर अपराधी लोगों को डराने या लालच देने के लिए नए नए पैतरे अपना रहे हैं, जिनमें फर्जी ट्रैफिक चालान का डर दिखाना सबसे आम हो गया है। ठग लोगों के मोबाइल पर फर्जी चालान के मैसेज और संदिग्ध लिंक भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करते ही लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठ रहे हैं। पुलिस ने जनता को आगाह किया है कि असली चालान का मैसेज हमेशा अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्म से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा अनजान नंबरों से आने वाली एपीके फाइलों के प्रति भी विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इन फाइलों को डाउनलोड करते ही मोबाइल का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथ में जा सकता है। आज बिलासपुर के एसीसीयू और आईटीएमएस सिस्टम का अवलोकन किया गया। साथ ही इससे पूर्व रेंज साइबर थाने की समीक्षा की गई थी। तो जो भी साइबर अपराध हैं उसको लेकर किस प्रकार से आगे कार्रवाई करनी है, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के साथ सभी विवेचकों को निर्देशित किया गया। और आईटीएमएस में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा अधिकारियों से और यहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से की गई। और उनको निर्देशित किया गया है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको सही रूप से सुचारू रूप से चलाएं। आम जनता के जागरूक करने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? अभी कुछ साइबर फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कम्युनिकेशन पब्लिक साथ होता है उसको लेकर भी कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि ई चालान का होता है, ई चालान का जो मैसेज आता है, कुछ फ्रॉडस्टर अपने नंबरों से ई चालान भेजते हैं और लिंक एक फ्रॉड का होता है। तो इसके बारे में हम जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि जब भी कोई आपके पास ई चालान आए तो उसका जो सेंडर मैसेज है वो हमेशा गवर्नमेंट के नंबर से ही होगा, वाहन की साइट से ही वाहन के मैसेज से ही होता है। तो उसको ध्यान से देखें और किसी प्रकार के इसके फ्रॉड में ना फंसे। सर एपीके फाइल से भी ठगी का मामला सामने आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो इससे लोगों को मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपके पास जब भी कोई एपीके फाइल या कोई भी डाउनलोडेबल फाइल आती है तो उसको जब तक आपके किसी परिचित ने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई नहीं भेजा तो उसको डाउनलोड ना करें, उसको अवॉइड करें। साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर आईजी राम गोपाल गर्ग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विवेचकों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में तेजी लाए। उन्होंने सार्वजनिक अपील जारी करते हुए कहा कि नागरिक किसी भी अनजान लिंक, लुभावने ऑफर या संदिग्ध फाइल को डाउनलोड करने से बचे।
पुलिस का मानना है कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचने का सबसे प्रभावी हथियार है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो उसे बिना समय गंवाए तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस अब ट्रैफिक मैनेजमेंट और साइबर सेल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर रही है ताकि ITMS के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष निर्देश सिंह गोलीकांड के मुख्य आरोपी और 5000 के इनामी नागेंद्र राय की गिरफ्तारी के लिए बिलासपुर पुलिस ने सोमवार देर रात लाल खदान स्थित उसके आवास पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब रात 1 बजे भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और हथियारों से लैस जवानों ने नागेंद्र के कई एकड़ में फैले मकान की घेराबंदी कर एक कमरे की सघन तलाशी ली। लगभग 2.5 घंटे तक चले इस कड़े अभियान के दौरान आरोपी तो हाथ नहीं लगा, लेकिन परिजनों द्वारा पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने और बहसबाजी करने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते तोरवा पुलिस ने शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर 2025 को हुए इस सनसनीखेज गोलीकांड में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, परंतु इनामी आरोपी नागेंद्र राय और टाकेश्वर पाटले अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिनकी तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण का कानून पारित किया है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में आभार रैली निकाली। देवकी नंदन दीक्षित मैदान से स्कूटी रैली के जरिए महिलाओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उत्साह साफ नजर आया। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कानून महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। अब पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी 33% तक सुनिश्चित होगी। इससे महिलाओं की आवाज मजबूत होगी और उनके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि नीति निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगी। ग्राम सभा से लेकर उच्च सदन तक महिलाओं की बात सुनी जाएगी और उनके प्रस्तावों को महत्व मिलेगा। महिला मोर्चा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाला समय देश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है, जहां महिलाओं की भागीदारी एक नए भारत की पहचान बनेगी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो 50 साल में अन्य पार्टियों ने नहीं कर पाया है, ये नारी शक्ति वंदन 33% आरक्षण जो भारत की राजनीतिक में 1/3 बहुमत के साथ हमारी बहनों को ये सौगात दिया गया है। आप स्वयं देख रहे हैं किस तरीके से उत्साहित है बहनें, पूरे सैलाब उमड़ पड़ा है। आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम हम आयोजित किए हैं, इसमें बहनें बहुत उत्साहित है क्या, ताकि बहनों को नेतृत्व करने का उनका क्षमता बढ़ेगा। देखिए, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक बहनों का नेतृत्व बढ़ेगा, उनको सुना जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनको उनका जो भी विजन है, उनका प्रस्ताव को जो है जो रखेंगी वो, तो बहनें जब कोई भी प्रस्ताव को रखेंगी उसको उस निर्णय को सुनना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा, तो ये निर्णय क्षमता बढ़ेगी और इस देश का स्वरूप बिल्कुल बदलेगा, ऐसे मैं मानती हूँ। और आने वाले समय में हमारी बहनें घर को संभालते हुए देश को
का भी नेतृत्व करेंगी। ये बहुत बड़ा गौरव का दिन है और गौरव का विषय है हमारे लिए। हम हृदय से माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस 33% आरक्षण के लिए। मुझे लगता है कि आज का दिन उत्सव का है। आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरह से इस तपती गर्मी में भी महिलाओं का जोश कम नहीं होने आ रहा है। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसका हम देख रहे हैं उत्साह से एक पर्व की तरह यहाँ महिलाएं मना रही हैं और महिलाओं ने समझी है ताकत। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति वहाँ की विधायिका होती है, यानी लोकसभा और विधानसभा। एक 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायत में तो मिला, छत्तीसगढ़ एक कदम आगे जाके 50% आरक्षण दिया, लेकिन महिलाओं ने अब ये ठान लिया है कि ग्राम सभा से लोकसभा तक महिलाएं जो हैं वो बातें करेंगी, जनपद से लेकर देश की सरहद तक। तो महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने जा रही हैं। कल जब कानून बनेंगे, जब नए नीति निर्धारण होंगे, तो उसकी दूरी आधी आबादी होगी। तो ये आधी आबादी के पूरे हक का उत्सव है मोदी जी का हम अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाने वाली है एक स्वर्णिम भारत की ओर। आने वाले दशक जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम दशकों के नाम से, सदी के नाम से जाना जाएगा और 7.5 दशकों की जो ये लड़ाई है, संघर्ष है, इसका आज विसर्जन और अंत हुआ है। विपक्ष इसका सपोर्ट करेगा कि विपक्ष का विरोध जारी रहेगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि स्याही बिल्ली खम्मा नोचे। अब प्रादेशिक पार्टी के रूप में जो है वो कांग्रेस का अस्तित्व रह गया। पिछली बार ये नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए थे, तो कांग्रेस विहीन होने जा रही है। अब वो कैसे मुद्दों से भटकाए, तो मुझे लगता है बहनें समझ चुकी हैं। मोदी जी बेटी बचाओ से लेकर इस अधिनियम तक उनके केंद्र में यदि विकास की कोई दूरी है तो नारी शक्ति है, उसका अभिनंदन है। आज रैली हो रही है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम सभी महिलाएं धन्यवाद करने आई है और ये उत्सव त्योहार के रूप में सभी महिलाएं मना रही है। आज इतनी कड़कती धूप में भी महिलाओं में इतना उत्साह है, वो स्कूटी रैली के लिए तैयार है। हम सभी बहनें अभी स्कूटी रैली यहाँ से प्रारंभ करेंगे। गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए हम रियर व्यू रोड, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है वहाँ पे हमारा समापन होगा। हम सभी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से, संगठनों से आई है, सभी महिलाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना अंतर्गत मुल्क राज होटल के पास हुई मारपीट की इस घटना ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और क्षेत्र में सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गणेश नगर के निवासी शेख इकबाल जब देर रात खाना लेकर वापस लौट रहे थे, तभी लक्की दास और पंकज नामक युवकों ने मामूली विवाद के बाद अपने अन्य साथियों को बुलाकर उन पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि यह उस बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रतीक है जहां अपराधी बेखौफ होकर बीच सड़क पर हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि क्षेत्र के होटलों में देर रात तक शराब परोसी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। सरेआम हुई इस मारपीट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस की रात्रि गश्त केवल कागजों तक सीमित रह गई है, जिसके कारण आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और अपराधियों में कानून का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में केवल एफआईआर तक सीमित रहती है या फिर क्षेत्र में शांति बहाली के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में सरायपाली क्षेत्र में 32 बैलों के अवैध परिवहन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उनकी सजा में मानवीय आधार पर संशोधन किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि अभियुक्त मवेशियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे, इसलिए निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना पूरी तरह उचित है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि घटना 10 साल पुरानी है और उस वक्त आरोपियों की उम्र महज 20 से 22 वर्ष थी, साथ ही उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को राहत देते हुए उनकी 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा को घटाकर उतनी अवधि कर दिया है जितनी वे पहले ही जेल में काट चुके हैं। लेकिन
इसके साथ ही प्रति आरोपी जुर्माने की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह मामला 22 जून 2016 की रात का है, जब पुलिस ने एक कंटेनर से ठूस कर भरे गए 32 बैलों को बरामद किया था, जिन्हें कथित तौर पर वध के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ से ओडिशा ले जाया जा रहा था। बिलासपुर स्थित आशीर्वाद लेजर फेको नेत्र चिकित्सालय में अब रेटिना रोगों के इलाज के लिए अत्याधुनिक कॉन्स्टेलेशन एल विट्रेक्टोमी मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल के डायरेक्टर वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर LC मढ़रिया ने बताया कि यह एल्कॉन की उन्नत तकनीक वाली मशीन है, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार स्थापित की गई है। रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर ऐश्वर्य मढ़रिया, जिन्होंने LVPI हैदराबाद से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ने बताया कि इस मशीन से डायबिटीज के कारण होने वाले अंधत्व, विट्रस हेमरेज, रेटिना डिटैचमेंट और नवजात शिशुओं के ROP जैसे जटिल रोगों का इलाज संभव है। मशीन की 20,000 कट प्रति मिनट क्षमता से ऑपरेशन तेज, सटीक और लगभग दर्द रहित होता है, जिससे मरीजों की रिकवरी भी जल्दी होती है। उन्होंने बताया कि अब मरीजों को रेटिना उपचार के लिए हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर डायबिटीज मरीजों के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे समय समय पर आंखों की जांच कराकर अंधत्व से बचाव करें। शहर वासियों के लिए हम लोग जो लेटेस्ट जो रेटिना का जो मशीन है कॉन्स्टेलेशन विट्रेक्टोमी एल, ये लेके आए हैं। ये अपने छत्तीसगढ़ की प्रथम मशीन है जो हमें लाने का सौभाग्य मिला है। ये सुविधा के लिए लोग बड़े बड़े शहर में जाते थे, चेन्नई जाते थे, मद्रास जाते थे, बॉम्बे, दिल्ली जाते थे। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारा बेटा जो है रेटिना में स्पेशलिस्ट बन के जो 3 साल हैदराबाद के LVPI में अपना ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो ये सब सर्जरी कर रहे हैं। तो अब हमारे रेटिना के मरीजों को, डायबिटीज़ के मरीजों को, जिससे आँख में ब्लड आ जाता है, जैसे पर्दे में छेद हो जाता है, ये सब के लिए जो बाहर जाना पड़ता था बड़े शहर में, अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वह सुविधा अब हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसमें कई अन्य तरीके की मशीनें आती हैं। जो यह मशीन है जिसके लिए मेन एडवांटेज है वो है कट रेट का। जो नॉर्मल मशीनें होती है जिनमें कि कट रेट हम 2,000 से लेकर 5,000, 7,000, सबसे लेटेस्ट जो मशीनें जो छत्तीसगढ़ में अभी अवेलेबल हैं जिनका कट रेट हम 7,000 कट्स पर मिनट हम कहते हैं, वह इन नई मशीन में 20,000 कट्स पर मिनट तक हम अचीव कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पुराने जो पहले के जो डॉक्टर्स जो थे या हमारे जो कहना चाहिए बाकी जो सेंटर्स हैं, उनमें अभी भी 20 गेज या 23 गेज के जो पोर्ट्स होते हैं, ये बेसिकली हमें जो कट का जो साइज़ होता है जिससे हम ऑपरेशन करते हैं उनका साइज़ होता है, तो वह 1 mm का से लेकर 0.6 mm इतने बड़े चीरे से ऑपरेशन होता है। लेकिन इन मशीनों में हम 27 गेज तक के प्रोब्स यूज़ करते हैं, जिनका उनका हाफ यानी 0.39 mm, 0.4 mm के ही मात्र छोटे से चीरे से हम पूरा का पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के सरकंडा स्थित नूतन चौक में फूड स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन से अपने रोजगार के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि वे अपने परिवार के पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा के लिए छोटे छोटे फूड स्टॉल लगाकर ईमानदारी से जीविका चला रही हैं। महिलाओं के अनुसार आए दिन नगर निगम की कार्रवाई और यातायात व्यवस्था के नाम पर उन्हें हटाया जाता है, जिससे उनका तैयार किया हुआ खाद्य सामग्री खराब हो जाता है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस स्थिति से वे मानसिक रूप से भी परेशान हैं। प्रार्थना पत्र के माध्यम से महिलाओं ने नगर पालिक निगम आयुक्त से अनुरोध किया है कि उनके लिए एक निर्धारित स्थान चिन्हित किया जाए, जहां वे बिना किसी व्यवधान के अपना व्यवसाय कर सके। महिलाओं ने कहा कि उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसे में यह रोजगार ही उनके परिवार का सहारा है। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र उचित समाधान निकालने की अपील की है। कम से कम 20 स्टॉल लगता है वहाँ पर, और हम लोग कम से कम 4-5 साल हो गए हैं वहाँ पर लगा रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा करके वहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं को पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद जो हुनर है खाना बनाने का, वही हम लोग वहाँ पर स्टॉल लगा के करते हैं। और वहाँ पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट ज़्यादा है वहाँ, इसीलिए और ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट लोगों का। और स्टूडेंट लोग आते रहते हैं, तारीफ़ करके भी जाते हैं, और अभी नहीं लगा रहे तो उनको भी परेशानी हो रही है। आए दिन फ़ोन आता रहता है उनका कि आंटी आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमको मतलब अभी गैस का जैसे समस्या है, बच्चे लोग अधिकतर हम ही लोग के पास आ रहे हैं। बस वही है कि अनुरोध है सबसे कि हमको मतलब एक जगह मिल जाए जिससे हम लोग अपने भी बाल बच्चों को पढ़ाई कर सकते हैं। अपना बच्चे लोग मेरे भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इस समय है, अभी क्या है कि स्कूलों का अभी चल रहा है और भाई एडमिशन करवाना है, सब कराना है। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में है कि एडमिशन के लिए भी पैसे कहाँ से लाएंगे। करीब 10 दिन हो गया है कि अभी हम लोग का स्टॉल सब बंद है। आप लोग क्या चाहते हैं, वहीं पर स्टॉल थोड़ा सा आगे पीछे भी लगने को मिल जाता तो भी हम लोग का बहुत अभी सुविधा हो जाता। बस यही है, अनुरोध है। सब लगाते हैं फूड स्टॉल नूतन चौक के किनारे, मगर नगर निगम जब भी जाता है और यही बोलता है कि आप लोग किनारे लगाइए करके बोल देता है, उसके बाद आ करके हमारे ठेले उठा लेता है, हमारे सामान को बंद कर देता है, हम आधा सामान को फेंक देते हैं। हमारे बच्चों को हम उसी के ज़रिए पढ़ाते लिखाते हैं, वहीं से हमारा परिवार चलता है। हमारे पास और कोई रोज़गार का साधन नहीं है। हम लोग फूड स्टॉल अपने हुनर के से खिलाते हैं और लोग अच्छे से वहाँ तारीफ़ करके जाते हैं, मगर नगर निगम को कोई परेशानी नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर हमें आए दिन वहाँ से हटा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे लिए कहीं एक वहीं पर एक सुनिश्चित जगह व्यवस्थित कर दें, ताकि हम वहाँ आराम से अपना व्यापार कर सकें, अपना परिवार पाल सकें। बस नगर निगम और सारे अधिकारियों से यही अनुरोध है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिवर व्यू कॉलोनी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां रायगढ़ निवासी 20 वर्षीय लॉ छात्रा सृष्टि गुप्ता ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त विवरण के अनुसार सृष्टि बिलासपुर में रहकर लॉ द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और 14 अप्रैल की सुबह जब उसके परिजनों ने उसे फोन किया, तब पढ़ाई को लेकर उसे कड़ी डांट पड़ी थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी आहत और व्यथित महसूस कर रही थी। इसके बाद जब परिजनों ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो फोन नहीं उठा, तो उन्होंने अनहोनी की आशंका होने पर मकान मालिक को सूचित किया। मकान मालिक ने जब कमरे में जाकर देखा तो सृष्टि का शव फंदे पर लटका हुआ पाया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर ही छात्रा ने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। बिलासपुर के चाटीडीह स्थित रामायण चौक क्षेत्र में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब स्थानीय निवासी शुभम साहू की मुंगेली के पास एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु की खबर आई। जानकारी के मुताबिक शुभम पिछले 3 दिनों से अपने किसी निजी काम के सिलसिले में मुंगेली जिले के भटगांव प्रवास पर था और कार्य संपन्न कर वापस अपने घर बिलासपुर लौट रहा था। वापसी के दौरान मुंगेली टोल प्लाजा के समीप अचानक उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक जबरदस्त टक्कर का शिकार हुई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि शुभम को गंभीर अंदरूनी चोटें आई और वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को प्राथमिक सहायता देते हुए बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण शुभम की सांसें थम गई। सिम्स के डॉक्टरों ने उसे देखते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। फिलहाल
अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। शुभम साहू जो रामायण चौक चाटीडीह का रहने वाला है, जो 3 दिन पहले से गया था वहाँ भटगांव मुंगेली जिला, जिसका कल मुंगेली टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसको इलाज हेतु लाते समय सिम्स अस्पताल लाकर भर्ती किए तो डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर दिए। ब्रॉड डेथ का मेमो आया। बिलासपुर के राजेंद्र नगर स्थित एक सूने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और इसमें शामिल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बीते साल जून महीने की है, जब एक घर की अलमारी का ताला तोड़कर सोने के 4 कंगन वजन जिसका 40 ग्राम था और 1 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए गए थे। मामले की छानबीन के दौरान संदेह के आधार पर जब दीपक पटेल नामक युवक को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि आरोपी ने चोरी के इन कंगनों को मड़प्पुरम फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन लिया था। इस अपराध में शाखा प्रबंधक आजम बेग की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिसने जेवरात चोरी के होने की जानकारी होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें गलाकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से गला हुआ सोना, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, और नकदी बरामद की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।